आज के क्लास में हम लोग बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो कि है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। हम लोग पढ़ना है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के बारे में पढ़ना है, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। लैंगिक जनन के बारे में हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं, जिसमें दो जनक की आवश्यकता पड़ता है, एक मादा और दूसरा नर। तभी जाके लैंगिक जनन हो पाता है। जब दोनों मौजूद रहेगा तब मादा और नर। पादप मतलब हो गया पेड़ पौधा, तो पेड़ पौधा में लैंगिक जनन के बारे में पढ़ना है। और पुष्प मतलब हो गया उसके फूल। तो बेसिकली होता क्या है, जो पौधा होता है ना, जो पौधा होता है, पौधों में जो जनन का विधि, जनन जो होता है, जनन के प्रोसेस होता है, जनन की प्रक्रिया जो होता है, वो कहाँ पे देखने को मिलता है? तो फूलों में देखने को मिलता है। कहाँ पे देखने को मिलता है? फूलों में देखने को मिलता है। यहीं पर जनन की प्रक्रिया होता है। तो पौधों में जनन का मतलब क्या समझते हैं? बेसिकली जो कोई भी पौधा जो होता है, वो पौधा किससे निर्माण होता है? बीज से निर्माण होता है। किससे निर्माण होता है? तो जो पौधा होता है वो बीज से निर्माण होता है। तो बेसिकली जो भी पौधा होता है वो किससे निर्माण होता है? तो बीज से निर्माण होता है। इस बात को हम लोग जानते हैं कि कोई भी पौधा, नए पौधे का निर्माण किससे होता है? बीज से निर्माण होता है। तो बेसिकली हम लोग यही जानना है कि ये बीज का निर्माण होता कैसे है। तो बीज का जो निर्माण होता है वो किस प्रोसेस द्वारा होता है? लैंगिक जनन द्वारा होता है। और लैंगिक जनन कहाँ पे होता है बीज का निर्माण? तो फूलों में देखने को मिलता है। तो बीज का निर्माण कहाँ पे होता है? तो फूलों में होता है। और किस तरह से होता है? फूल के कारण ही क्या होता है? तो फल का भी निर्माण होता है और बीज का भी निर्माण होता है। इस तरह से हम लोग को देखने को मिलता है। अब हम लोग बात करेंगे कि इसके लिए क्या क्या, फूल के कौन सा हिस्सा में क्या होता है, कैसे होता है कि उससे बीज का निर्माण हो जाता है। और उसमें मादा अंग और नर अंग कौन होता है जो लैंगिक जनन में भाग लेता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं। ठीक, शॉर्ट नोट बनाने के लिए पहले भी हम बोले हैं कि शॉर्ट नोट बनाते चल सकते हैं। शॉर्ट नोट बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। उससे क्या होगा कि एक रिवीजन आप लोग कर सकते हैं। लेकिन इस बात को बार बार हम बोलना चाहेंगे कि साथ साथ बुक का भी क्या करना है? रीडिंग करना है। बुक के रीडिंग करने से क्या होता है? बहुत छोटे छोटे चीज़ों का जानकारी भी आप लोग को मिलते रहेगा और पढ़ के समझने की एक कैपेसिटी क्रिएट हो जाता है। ठीक, तो बेसिकली जो फूल होता है, तो फूल में मुख्य 4 अंग होते हैं। कितना अंग होते हैं? तो मुख्य 4 अंग होते हैं। जो फूल होते हैं, तो फूल में मुख्य कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम लिख लेना है, चैप्टर 2, और चैप्टर का नाम यहाँ पे लिख लेना है नोटबुक। तो फूल का जो 4 मुख्य अंग होते हैं, वही सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि 4 मुख्य अंग क्या क्या होते हैं। 4 मुख्य अंग क्या क्या होते हैं। तो अगला सबसे पहला जो इसमें पॉइंट ध्यान में रखना है, तो सबसे जो ध्यान में रखने वाला जो पॉइंट है वो क्या है? तो मुख्य फूल का मुख्य 4 अंग हम लोग को ध्यान में रखना है। फूल का मुख्य 4 अंग हम लोग को ध्यान में रखना है, इस बात को समझना है। तो जो फूल का मुख्य 4 अंग होता है वो क्या क्या होता है, एक बार हम लोग क्लियरली समझ लेते हैं कि मुख्य फूल का जो मुख्य 4 अंग होते हैं वो क्या क्या होते हैं। थोड़ा सा वेट कर ले।
थोड़ा सा वेट कर ले। तो हम बता रहे थे जो फूल का मुख्य 4 अंग हम लोग को देखने को मिलता है। तो सबसे पहला इसमें जो पॉइंट लिखेंगे वो लिखेंगे पुष्प का 4 भाग। पुष्प के 4 भाग। तो 4 भाग क्या क्या होता है उसको हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहला 1 नंबर में लिखना है, सबसे पहले लिखना है बाह्यदल पुंज। बाह्यदल पुंज सबसे पहले लिखना है बाह्यदल पुंज। दूसरा लिखना है दल पुंज, दल पुंज। और तीसरा लिखना है पुमंग, तीसरा लिखना है पुमंग। और चौथा लिख लेना है जयांग, चौथा लिख लेना है जयांग। ये 4 मुख्य अंग होते हैं फूल के। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, इंग्लिश में भी नाम लिख सकते हैं इसको इंग्लिश में भी नाम लिख सकते हैं। तो 4 इसका मुख्य अंग होता है बाह्यदल पुंज, दल पुंज, पुमंग और जयांग। सबसे पहले जब भी बायोलॉजी पढ़ते हैं, जब तक बार बार रिवीजन नहीं कीजिएगा कोई नाम याद नहीं होगा, और नाम याद नहीं होगा तो बायोलॉजी समझ में नहीं आएगा। पहले ही हम क्लियर कर देते हैं। इसका रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। बार बार नोट्स पढ़ना, बुक पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आप नहीं करते हैं तो वैसे बायोलॉजी आगे चलकर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए कि जो पीछे वाला टर्म्स है वो आगे यूज होगा। जब आगे यूज होगा तो वैसे पीछे का याद नहीं रहेगा तो आगे कुछ समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग पुष्प के बारे में ही क्यों पढ़ रहे हैं, हम लोग पहले से जानते हैं कि पुष्प में ही क्या होता है। पुष्प में ही क्या होता है, जनन अंग पाया जाता है जिसे लैंगिक जनन हम लोग कहते हैं। और लैंगिक जनन की प्रक्रिया द्वारा यहाँ पर बीजों का निर्माण किया जाता है। इसलिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि इसमें हम लोग को कौन कौन सा मुख्य अंग फूलों का पढ़ना है। तो फूल का बेसिकली 4 भाग हम लोग को देखने को मिलता है। एक होता है बाह्यदल पुंज होता है, एक होता है दल पुंज होता है, तीसरा होता है पुमंग, चौथा होता है जयांग, चौथा होता है जयांग। इस बात को ध्यान में रखना है। अब थोड़ा डायग्राम से समझ लेते हैं डायग्राम में कौन कहाँ पे होता है। डायग्राम को अगर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे इस डायग्राम को हम एक बार फिर से और बता देना चाहते हैं। तो अगर इस डायग्राम को अगर ध्यान से देखेंगे, इस डायग्राम से भी हम लोग समझ सकते हैं। तो अगर डायग्राम को हम देखेंगे यहाँ पे, थोड़ा सा हल्का और छोटा कर देते हैं। ठीक, तो अगर ये चारों पॉइंट लिख लेना था, ठीक, जो अभी हम बताए कि इसका 4 मुख्य पुष्प का 4 मुख्य भाग होता है, चारों को लिख लेना है। उसके बाद आते हैं तो यहाँ पे देखेंगे डायग्राम में कौन किसको क्या बोलते हैं। डायग्राम चाहते हैं तो यही डायग्राम बना सकते हैं, ये अपना से भी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं जिसको सही तरीका से ड्रॉ करना है। सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। किसको क्या कहते हैं इस बात को ध्यान में रखना है। अब डायग्राम के माध्यम से अगर समझेंगे हम तो होता क्या है कि यहाँ पे ये फूल का डाढ़ी है और बीच में सबसे पहले एक मोटा सा स्ट्रक्चर ऐसे देखने को मिलता है जो इस तरह से बनावट होता है। ऐसे ऐसे बना लेना है, ठीक। ये जो बीच वाला हिस्सा होता है, इस वाले हिस्सा को हम लोग स्थिरी केसर कहते हैं। एक रहता है तो एक से ज़्यादा अगर रहता है सब मिलाकर हम उसको क्या कहते हैं, जयांग कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, जयांग कहते हैं। तभी बेसिकली यही याद रखा जाए कि ये जो है ये क्या है, जयांग है। तो ये जो है बेसिकली अभी यही याद रखना है कि ये जो है ये क्या, इसको बोलते हैं हम लोग जयांग कहते हैं। इसको हम लोग जयांग कहते हैं। स्त्री केसर भी इसको बोला जाता है। स्त्री केसर को इंग्लिश में हम लोग कार्पेल कहते हैं, ठीक। वो हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। इसके ऊपर ऐसे पतला पतला सा लाइनिंग निकला हुआ रहता है और ऊपर में जाकर ऐसे 2 हिस्सा में ऐसे बटा हुआ रहता है फूलों में। अगर बड़ा सा फूल लगे तो इसमें ऐसा डायग्राम में देखने को ये 2 ही नहीं रहेगा, 2 से ज़्यादा रहता है। और ये जो होता है
ये जो होता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग ये और ये दोनों मिलाकर हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों जो होता है, ये दोनों का हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग पुमांग कहते हैं। क्या कहते हैं, तो पुमांग कहते हैं, इसको हम लोग पुमांग कहते हैं। ये डायरेक्ट टाइप का यहाँ पर लाइनिंग जो निकला हुआ रहता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पुमांग कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है कि बीच वाला जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जयांग कहते हैं। बीच वाला जो होता है उसको हम लोग जयांग कहते हैं, लेकिन जब ये एक से अधिक रहता है तब जयांग कहते हैं, ऐसे स्थिति के सर हम लोग इसको बोलते हैं। तो ये जो लाइनिंग निकला हुआ रहता है ऊपर में जाकर ऐसे दो भाग हिस्सों में से बटा हुआ रहता है थोड़ा सा यहाँ पे, जो कि इसको तोड़कर अगर यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा वाला तोड़ेंगे तो इसको मिसेंगे, चिपचिपा टाइप का रहता है, इसको हम लोग पुमांग कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि अलग अलग कलर का पत्ती रहता है। क्या रहता है, अलग अलग कलर का हम लोग पत्ती देखने को मिलता है। हम लोग इसमें से और कलर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। चलिए अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर ये अलग कलर का क्या होता है, यहाँ पे पत्ती देखने को मिलता है, अलग कलर का यहाँ पत्ती देखने को मिलता है, जो इसके ऊपर का लेयर होता है, जो इसके ऊपर का लेयर होता है। और इस वाले हिस्से को, इस वाले जो अलग कलर का जो पत्ती होता है, फूलों में देखते हैं कि अलग अलग कलर का पत्ती होता है ना फूलों में, तो इस वाले हिस्सा को हम लोग कहते हैं, इस वाले हिस्सा को हम लोग क्या बोलते हैं, ये वाले हिस्सा को हम लोग कहते हैं दलपुंज। इस वाले हिस्सा को हम लोग दलपुंज कहते हैं। ठीक, तो इसको हम लोग दलपुंज कहते हैं। उसके बाद सबसे ऊपर वाला जो लेयर होता है, उसके बाद जो सबसे ऊपर वाला लेयर होता है वो हरा कलर का पत्ती रहता है। कैसा, हरा कलर का पत्ती रहता है। ये सबसे ऊपर वाला लेयर होता है जो ग्रीन कलर का पत्ती देखने को मिलता है। ये जो ग्रीन कलर का पत्ती होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको सबसे बाहर का लेयर होता है, इसलिए इस वाला को हम लोग क्या कहते हैं, इस वाला को हम लोग कहते हैं बाह्य दलपुंज। इस वाले हिस्सा को हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य दलपुंज कहते हैं, बादल पुंज कहते। तो ये डायग्राम बनाकर सब पॉइंट इंडिकेट कर लेना है, किसको पुमंग कहते हैं, किसको जयांग कहते हैं, किसको दलपुंज कहते हैं, किसको बादल पुंज कहते हैं। सबसे बाहर वाला हिस्सा जो होता है उसको हम लोग बादल पुंज कहते हैं। उसके बाद अलग अलग कलर का पत्ती देखने को मिलता है, जैसे गुलाब में रेड देखने को मिलता है, तो वो सब जो पत्ती होता है वो हम लोग कहते हैं, उसको दल पुंज कहते हैं। और उसके अंदर पतले लेयर टाइप का ऐसे निकला हुआ रहता है, पतले लेयर टाइप का ऐसे निकला हुआ रहता है, और ऊपर जाकर ऐसे दो हिस्सा में लगता है कि बटा हुआ है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग पुमंग कहते हैं। और जो बीच में रहता है, एग्जैक्टली यहाँ बीच में रहता है, यहाँ पर मोटा टाइप का यहाँ पर रहता है परत, इसको हम लोग क्या कहते हैं, जयांग कहते हैं। तो ये चार हिस्सा जो फूल का होता है ये डायग्राम बना के दिखा लेना है। ठीक, बात को समझिएगा। तो ये चार हिस्सा फूल का होता है, डायग्राम बना के दिखा लेना है, ये काफ़ी है, ऐसे डायग्राम बना सकते हैं। ठीक, अगर यहाँ से इस डायग्राम का बात करेंगे, इस डायग्राम में भी देख सकते हैं ये जो बीच वाला यहाँ पर दिख रहा है इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, तो इसको हम लोग जयांग कह रहे हैं, इसको हम लोग जयांग कह रहे हैं। और ये लेयर देख सकते हैं पतला सा गया है और यहाँ पे दो भागों में से बटा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग पुमंग कहते हैं, इसको हम लोग पुमंग कहते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे तो इसके ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर पत्ती देख सकते हैं, पत्ती, ये जो अलग अलग कलर का जो पत्ती होता है, इस वाला पत्ती को हम लोग क्या कहते हैं, इसको दल पुंज कहते हैं। और ऊपर में यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हरा कलर का जो पत्ती होता है, ग्रीन कलर का ऊपर से ये पत्ती लगा हुआ रहता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग बाह्य दल पुंज कहते हैं। तो ये पार्ट हो गया फूल का, और इसको हम लोग पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है उसके बारे में समझना है। देखिए बेसिकली इसमें क्या होता है, पहले तो इतना लिख लेना है, लिखने के बाद हम लोग आगे का चर्चा करते हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखना है, वो क्या ध्यान में रखना है, तो अलग से हम यहाँ पर पॉइंट वाइज करते हुए लिखेंगे, और वैसे ही नोट बनाते जाना है, शॉर्ट नोट याद रखने के लिए, शॉर्ट नोट याद रखने के लिए। ठीक, अब देखिए ये जो बाह्य दलपुंज और जो दलपुंज होता है, बाह्य दलपुंज और दलपुंज जो होता है उसको हम लोग कहते हैं सहायक अंग, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सहायक अंग कहते हैं। तो उसको हम लोग सहायक अंग कहते हैं, जो बाह्य दलपुंज और दलपुंज होता है उसको हम लोग सहायक अंग कहते हैं। तो अगला पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं कि बाह्य दलपुंज तथा दलपुंज, दलपुंज जो होता है वो क्या होता है, तो सहायक अंग होता है। ठीक, तो उसको लिख लेना, ये क्या होता है, तो सहायक अंग होता है।
क्या हो रहा है? तो हम उस टाइम बता रहे थे कि जो बाह्य दल पुंज होता है और दल पुंज होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, नोट डाउन करते चलना है। तो उसको हम बता दिए थे कि उसको हम लोग क्या कहते हैं, जो बाह्य दल पुंज होता है, जो दल पुंज होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग सहायक अंग कहते हैं। ठीक वैसे ही जो पुमंग और तथा जायांग होता है, दूसरा डॉट करके लिखते चलना है। पुमंग तथा जायांग को जनन अंग कहते हैं। पुमंग तथा जायांग को जनन अंग कहते हैं। पुमंग तथा जायांग को जनन अंग कहते हैं। ठीक, अब इसमें जो पुमंग होता है, तो पुमंग को हम लोग कहते हैं नर जनन अंग। पुमंग को क्या कहते हैं, नर जनन अंग। जो जायांग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मादा जनन अंग कहते हैं। जो जायांग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मादा जनन अंग कहते हैं। तो ये सब पॉइंट याद रखते चलना है। तो जो जायांग होता है उसको हम लोग मादा जनन अंग कहते हैं, और जो पुमंग होता है वो नर जनन अंग कहलाता है। आगे हम लोग बात करेंगे, तो पुंकेसर का बात कर रहे हैं। आगे हम लोग वीडियो फंस गया था, जिसके कारण हम आगे लिख चुके थे, इसलिए फिर से रिपीटेशन हमको करना पड़ रहा है। वीडियो फंसने का ये सब चीज़ें हम पहले पढ़ा चुके थे, लेकिन हो गया कि वीडियो रुक जाने के कारण वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। इस कारण से ये सब पहले से लिखा हुआ यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है। ठीक, तो जो अब आगे हम लोग एक टर्म पढ़ेंगे पुंकेसर के बारे में। पुंकेसर बेसिकली है क्या, तो वो पुमंग ही होता है। पुंकेसर क्या होता है, पुमंग ही होता है। तो दोनों में अंतर क्या होता है, तो एक से ज़्यादा पुंकेसर मिलकर क्या बनता है, पुमंग का निर्माण करता है। एक से ज़्यादा पुंकेसर मिलके, जैसे इस डायग्राम में देख सकते हैं, पुंकेसर यही बताए थे कि ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। तो ये सब बहुत सारे एक फूल में हो सकता है, तो बहुत सारे जब यहाँ पे रहेगा तब इसको हम लोग क्या कहते हैं, तब पुमंग कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सबको मिलाकर इसको हम लोग पुमंग कहते हैं। और सिंगल किसी एक का बात करेंगे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। तो पुंकेसर हेडिंग डालना है, पुंकेसर सबसे पहले हेडिंग डालना है। ये भी चीज़ ध्यान में रखना है, पुमंग को नर जनन अंग कर रहे हैं, तो पुंकेसर भी तो वही है ना। तो पुंकेसर को भी हम लोग क्या कहेंगे, नर जनन अंग ही कहेंगे। पुंकेसर को भी हम लोग क्या कहेंगे, नर जनन अंग ही कहेंगे। ठीक, तो अगर पुंकेसर का हम लोग यहाँ पर बात करने जा रहे हैं, तो पुंकेसर के बारे में थोड़ा सा लिखना चाहते हैं, लिख सकते हैं कि एक से ज़्यादा पुंकेसर मिलकर पुमंग का निर्माण करता है। एक से ज़्यादा पुंकेसर मिलके पुमंग का निर्माण करता है। एक से ज़्यादा पुंकेसर मिलके पुमंग का निर्माण करता है। अब हम लोग पुमंग के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो पुमंग जो होता है, अभी हम यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं कि ये पुमंग का डायग्राम है। बगल में यहाँ पर बुक में भी डायग्राम देख सकते हैं, ये पुमंग का डायग्राम है। अब ये इसको 3 हिस्सा में बांटा गया है। इसको 3 हिस्सा में बांटा गया है। तो सबसे ऊपर वाला जो लेयर आप देख रहे हैं यहाँ पे, जो सबसे ऊपर वाला ये जो लेयर है, तो सबसे ऊपर वाला लेयर को हम लोग एक नाम देते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, परागकोश कहते हैं। ये डायग्राम बना के लिख लेना है, क्लियर याद रखने के लिए। तो ऊपर वाला सबके परागकोश कहते हैं। जो यहाँ पे आप लाइनिंग देख रहे हैं, जो यहाँ पे लाइनिंग ये दिख रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस लाइनिंग को हम लोग क्या कहते हैं, तो पुतंतु कहते हैं, या इसको हम लोग तंतु के नाम से भी जानते हैं। पुतंतु कहते हैं, या इसको हम लोग तंतु के नाम से भी जानते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे तंतु और परागकोश के जोड़ने वाला जो पॉइंट होता है, तंतु और परागकोश को जो जोड़ने वाला पॉइंट होता है, तो उसको हम लोग एक नाम देते हैं, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, योजी कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, योजी कहते हैं। और ये पूरा को हम लोग क्या कहते हैं, तो पूरा को हम लोग पुंकेसर कहते हैं। पूरा को हम लोग क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। तो पूरा को हम लोग पुंकेसर कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। नाम सब ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। नाम सब ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अभी हम लोग किसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे, पुंकेसर। पुंकेसर क्या है, नर जनन अंग है। पुंकेसर क्या है, नर जनन अंग है। तो नर जनन अंग के बारे में डिस्कशन अभी हम लोग कर रहे हैं। और नर जनन अंग को हम लोग कितना हिस्सा में बांट चुके हैं, तो नर जनन अंग को हम लोग 3 हिस्सा में बांट चुके हैं। जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको हम लोग परागकोश कहते हैं। सबसे जो नीचे वाला जो लाइनिंग टाइप का रहता है, एक लकीर टाइप का रहता है, उसको हम लोग तंतु कहते हैं, या पुतंतु भी हम लोग कहते हैं। और दोनों को जो जोड़ने वाला पॉइंट होता है उसको हम लोग योजी कहते हैं। योजी का मतलब भी होता है जोड़ना। योजी का मतलब भी होता है जोड़ना। इस बात को ध्यान में रखना है। आगे हम लोग बात करेंगे, तो आगे हम लोग किसका, तो ये पूरा को मिला के हम लोग पुंकेसर कहते हैं। और जब ये एक से अधिक रहता है तो उसको हम लोग पुमंग कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। अब इसका डिटेल अभी एक्सप्लेनेशन में हम नहीं जा रहे हैं। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन और आगे हम लोग करेंगे। पहले इतना चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखना है। इतना चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है।
उसके बाद इसमें हम लोग जो चर्चा करेंगे प्राक कोश के बारे में पढ़ेंगे, प्राक कोश को समझेंगे। प्राक कोश समझने के बाद थोड़ा सा इसमें और चर्चा हम ला देते हैं कि प्राक कोश के बारे में थोड़ा सा चर्चा हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग को बेसिकली जो इसमें पढ़ना है वो प्राक कोश के बारे में ही पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? प्राक कोश के बारे में पढ़ना है। तो प्राक कोश जो होता है सबसे ऊपर वाला लेयर को बोलते हैं, ठीक। ये सबसे ऊपर वाला लेयर को हम लोग प्राक कोश कहते हैं। इसको देख सकते हैं कि ये दो हिस्सा में बटा हुआ रहता है। कितने हिस्सा में बटा रहता है प्राक कोश? तो प्राक कोश जो होता है वो दो हिस्सा में बटा हुआ रहता है। इस बात को ध्यान में रखते हैं। तो प्राक कोश जो होता है, प्राक कोश में कितना? 2 पाली होता है। प्राक कोश में कितना? तो हम लोग बोल सकते हैं इसमें 2 पाली होता है, या पालिया बोल सकते हैं, 2 पालिया होता है। तो ये हम लोग यही पालिया जो अलग अलग हिस्सा बटा हुआ है इसको हम लोग 2 पालिया कहते हैं। अब प्रत्येक पाली में 2 पाली हो गया, तो प्रत्येक पाली में क्या होता है? 2 कोष्ठ होते हैं प्रत्येक पाली में। तो 2 कोष्ठ इसमें देखने को मिलता है। तो प्रत्येक पाली में कितना? 2 कोष्ठ होते हैं। प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं। तो 2 कोष्ठ एक में 2 कोष्ठ, और टोटल कोष्ठों की संख्या कितना हो जाएगा? तो टोटल कोष्ठों की संख्या, तो ये डायग्राम वाइज दिखाते चलना है कि आप लोग को याद रखने में आसानी हो। इसमें 2 पाली होता है, अब प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं। तो कोष्ठों की संख्या कितना हो गया? 4 हो गया। हम लोग ये भी बोल सकते हैं प्राक कोश में 4 कोष्ठ होते हैं। कितना कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं। 4 कोष्ठ होते हैं। तो प्राक कोश में कितना कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं। 4 कोष्ठ होते हैं, ठीक। तो इस चीज को याद रखना है, 4 कोष्ठ होते हैं। तो इसमें 2 पाली होता है। अब कोष्ठों की संख्या कितना होता है? तो कोष्ठों की संख्या 4 होता है। इस बात को ध्यान में रख। उसके बाद अगर डायग्राम से समझेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर मिटा देते हैं। एक डायग्राम यहाँ पर देखेंगे, ये डायग्राम, ठीक। तो अगर यहाँ आप ध्यान से देखते हैं, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखते हैं तो देख सकते हैं ये 4 कोष्ठों में बटा हुआ रहता है। ये 4 कोष्ठ दिख रहा है, 1 2 3 4। इस कोष्ठ के अंदर ये डायग्राम दिखा लेना है। इसका 4 कोष्ठ है, और इस कोष्ठ के अंदर बीजाणुधानी होता है। क्या होता है? बीजाणुधानी होता है। ये इसके अंदर ही एक चीज पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं बीजाणुधानी होता है। बीजाणुधानी होता है। इस चारों कोष्ठ के अंदर बीजाणुधानी पाया जाता है। बीजाणुधानी एक ही साथ होता है, ठीक। तो बीजाणुधानी लिखना है। तो चारों कोष्ठ के अंदर बीजाणुधानी पाया जाता है। इसी बीजाणुधानी के अंदर परागकण का निर्माण होता है, जो आगे का प्रोसेस है। ये डायग्राम दिखा लेना है, और ये 4 एरो मार्क दिखा लेना है। 4 वो एरो मार्क दिखा लेना है, और सबको इकट्ठा दिखाकर लिख लेना है 4 कोष्ठ। कितना? 4 कोष्ठ। ये सब लिखने के बाद, ठीक, 4 कोष्ठ, और प्रत्येक में क्या होता है? बीजाणुधानी पाया जाता है। इस बात को ध्यान में रखना है। तो आज के क्लास हम इतना ही पर रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बीजाणु जनन का निर्माण देखेंगे कि बीजाणु जनन में परागकण का निर्माण किस प्रकार से होता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक। बेसिकली सबसे पहले अब अगले क्लास में आप लोग तभी जाके बात को समझ पाइएगा जब ये सब पॉइंट याद रहेगा। तब जितना भी शॉर्ट नोट बोले हैं, शॉर्ट नोट सारा याद होना चाहिए। अगर याद नहीं रहेगा तो अब ऐसा कि अगले क्लास में फिर कुछ नहीं समझ में आने वाला है कि क्या पढ़ाई हो रहा है, ठीक। तो बार बार हम यहाँ पर यही चीज़ को रिपीट करना चाहेंगे कि आप लोग सबसे पहले ये सब पॉइंट लिख कर जरूर याद कर ले, तभी जाके नेक्स्ट क्लास का वीडियो आप लोग देखिएगा, ठीक है। आज के लिए क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगले टॉपिक पढ़ेंगे।